Janpadodvansh chapter 11 of Swasthavrit is so first of all we should note that in this chapter there will be two questions, first from the short answer and second will be from the long answer. It could also have a MCQ question, and so we have to do this very well so that we should not miss any mark. जनपदोद्वंश. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जनपदोद्वंश? जनपदोद्वंश इज लाइक, देखो, तो जनपद यानी कि जनपद कोई शहर हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई नगर हो सकता है या फिर कोई देश हो सकता है। और ध्वंस का मतलब होता है कि उसका विनाश होना या फिर विध्वंसन होना। तो इस प्रकार से किसी भी एक जनपद, शहर, नगर या देश का एक साथ विध्वंस हो जाना ही जनपदोध्वंस कहलाता है। सी कॉजेस ऑफ जनपदोध्वंसम और मारक व्याधि। जो जनपदोध्वंस है और जो मारक व्याधि है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम जनपदोध्वंस भी बोल सकते हैं और मारक व्याधि भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जनपदोध्वंस और मारक व्याधि क्या होती है? तो जनपद का अर्थ होता है जन समूह, वो नगर के हों, शहर, नगर के, देश के या फिर किसी मतलब गांव विशेष के। तो इस प्रकार से जनपद, नगर या देश जन समूह होता है उन लोगों का, और उद्वंश यानी कि नाश हो जाना। तो उनका यानी कि जन समूह का नाश हो जाना ही जनपदोध्वंस कहलाएगा। तो इसमें जो लिखा है उसे ही याद कर लेंगे तो बेटर है। जनपद का अर्थ होता है जन समूह और उद्वंश का नाश से तात्पर्य होता है। तो वो उसका अर्थ हुआ कि जनपद का नाश हो जाना। नेक्स्ट इज श्लोक है जनपदा नाम जन समूह नाम उद्वंशम, यानी कि जिस व्याधि से जन समूह का नाश हो जाए जनपदोध्वंस कहलाती है। कोई भी व्याधि अगर आती है उससे अगर जन समूह का नाश हो जाता है तो हम उसे जनपदोध्वंस कहेंगे। जस्ट लाइक कोविड-19, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी बीमारियां आई हैं जिनकी वजह से जनपद यानी कि जन समूह का विनाश हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। और इसकी चक्रपाणी ने इसकी जो डेफिनेशन बताई है वो ये है कि जो मारक व्याधियां होती हैं उनके द्वारा जनपद के बहुत से मनुष्यों का मारा जाना और जनपदोध्वंस कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो प्राणियों में क्या है कि जो व्याधि होती है वो दो कारणों से होती है। पहली तो साधारण हेतु, दूसरी असाधारण हेतु। तो साधारण हेतु और असाधारण हेतु ये दो ही कारण होते हैं व्याधियों के। तो असाधारण हेतु क्या होते हैं? तत्र साधारणम प्रतिपुरुष नियतम वात द्विजनक महार आद विधाय, यानी कि अहित आहार विहार सेवन से वात आदि दोष दूषित होते हैं। अगर हम कोई अहित आहार विहार करते हैं तो उससे हमारे क्या होगा? वात वगैरह जो दोष होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। और दूषित हुए दोष क्या करते हैं? बहुत ही अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। दूषित हुए दोष अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। और उत्पन्न हुई व्याधियाँ का जो प्रभाव होता है वो प्रत्येक व्यक्तियों में उसके शरीर के बल, प्रकृति, अवस्था, पुरातन रोग, आनुवांशिक रोग, स्थान, देश आदि विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो असाधारण हेतु उसमें क्या, हम अब अहित आहार विहार कर लिया है हमने, उस अहित आहार विहार से हमारे जो वात आदि दोष है वो प्रकोपित हो गए। प्रकोपित हुए दोष क्या करेंगे? हमारे बॉडी में व्याधि उत्पन्न करेंगे। उस व्याधि का जो लक्षण है, व्याधि का जो असर है वो हमारी बॉडी में किस पे डिपेंड करेगा? हमारे शरीर के बल के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, अवस्था, पुरातन रोग, आनुवांशिक रोग, स्थान, देश आदि पर ये डिपेंड करेगा। तो जिन व्यक्तियों में बल उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, प्रकृति के होंगे, उस व्यक्ति में व्याधियों का प्रभाव कम होगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर व्याधि का प्रभाव कम होगा। और जिनका बलहीन होगा,
या फिर कुछ और होगा, दिक्कत होगा, तो उनको जो है व्याधि का प्रभाव अलग होगा। और साधारण हेतु कौन से आ जाते हैं? साधारण हेतु हैं हमारे पास, पहला तो बहुजनों में एक ही समय में व्याधियों को उत्पन्न करने वाला कारण को साधारण हेतु कहा जाता है। यानी कि बहुत से लोगों के अंदर एक ही समय पर बहुत सी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन्हें साधारण हेतु कहते हैं। जैसे कि वायु हो गया, वायु के विकृत होने की वजह से जो बीमारियाँ फैलेंगी वो सब में फैलेंगी, एक इंसान में तो नहीं फैलेंगी, क्योंकि वायु तो हर कोई श्वसन क्रिया के थ्रू अपने बॉडी में लेता है। तो वायु से जो विकृति के थ्रू बीमारियाँ फैलेंगी वो भी बहुत जनों में फैलेंगी। जल, देश, काल, इनसे भी बहुत बीमारियाँ फैलेंगी। तो इसके लिए हम इसको साधारण हेतु कहते हैं। इन भावों को अहित से पूर्व समूह में उत्पन्न होने वाली व्याधियों को जनपदोद्वंश कहते हैं। असाधारण हेतु क्या है? अहित आहार विहार से आएगा। और जो साधारण हेतु है वो नक्षत्र, ग्रहण, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि एवं दिनों का अस्वाभाविक रूप से आएगा। फिर असामान्य भाव कौन से होते हैं? देह, बल, सात्मय, सत्व एवं वय। सामान्य भाव कौन से होते हैं? वायु, भूमि, देश एवं काल। वातादि दोषजन्य व्याधियां जो हर मनुष्य में भिन्न भिन्न है, और जन समूह में होने वाली व्याधियां जो सभी मनुष्यों में सामान्य है। जनपदोद्वंश का पूर्व रूप क्या होता है? नक्षत्र, ग्रहण, चंद्र, सूर्यानिला नलाम दिशाम च प्रकृति भूतानामृत वैकारिका भाव। यानी कि जो नक्षत्र हैं या ग्रह समुदाय हैं, चंद्रमा है, सूर्य, वायु, अग्नि, दिशाओं का अस्वाभाविक अप्रकृतिभूत रूप से स्थित होने की भूमि, रस रहित, गुण रहित हो जाना, यह पूर्व रूप है। अब जनपदोद्वंश होने वाला है, हमें इसका संकेत कैसे मिलेगा? जैसे कि अगर जनपदोद्वंश होना होता है तो लाइक जैसे कि देखो समुद्र में क्या होता है? साइक्लोन्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है जनपदोद्वंश का। दूसरा, अगर विकृत वायु है तो वायु में बहुत सी व्याधियाँ फैल जाएंगी और उनसे हम लोगों को जनपदोद्वंश का कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज जल, प्रकूपित जल अगर है तो भी जल जो लोग पिएंगे उस जल को, उससे उनको बीमारियाँ होंगी और वो जनपदोद्वंश का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से जो नक्षत्र समुदाय वगैरह ये सब जो है, इनसे जनपदोद्वंश का पूर्व रूप इन्हें समझना चाहिए। इससे औषधि द्रव्य जो भी भूमि में पाए जाते हैं वे रस, वीर, विपाक और प्रकृति रहित हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? अगर जो औषधियाँ हैं वो हमारे किस में मिलते हैं? पृथ्वी में मिलते हैं। प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं, प्रकृति उन्हें पालती है और बड़ा करती है। तो अगर ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा आएगी तो हमारी जो औषधियाँ हैं उनमें जो रस, गुण, वीर, विपाक की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, रहित हो जाएगा। इसलिए इन द्रव्यों को दूषित होने से पहले ही द्रव्यों का संग्रह कर लेना चाहिए। इसीलिए इन्हें पहले से ही संग्रहित करके रखना चाहिए। जनपदोद्वंश का कारण सबसे बड़ा क्या हो जाता है? जनपदोद्वंश का जो कारण है वो वायु, जल, देश एवं काल आदि भावों का दोषयुक्त हो जाना ही जनपदोद्वंश का कारण है। इन सब भावों के दोषयुक्त होने के कारण अधर्म है, और अतः जनपदोद्वंश का मूल कारण अधर्म है। तो क्या रहेगा? देखो, जनपदोद्वंश का मूल कारण क्या है? अधर्म। अधर्म करेंगे तो जनपदोद्वंश हो सकता है। नेक्स्ट, प्रज्ञापराध, धी, धृति एवं स्मृति विभ्रंश। थर्ड इज वायु, जल, देश और काल का दूषित हो जाना। नेक्स्ट इज वायु का जो विकृत वायु है हम उसके लक्षण देखेंगे। विकृत वायु कैसा होता है? विकृत वायु जो होता है उसमें वायु जो ऋतु के विपरीत चलने वाली है, यानी कि जो ऋतु के विपरीत चलेगी। अगर ऋतु कोई और है और वायु कोई और चल रही है तो हम ऐसा मानेंगे कि ये विकृत वायु है। अत्यंत निश्चल या स्थिर वायु होती है, वो भी विकृत वायु होती है। अधिक वेग परिवर्तन वाली वायु, अति कर्कश कठोर वाली वायु, अति शीत, अति उष्ण, अति रुक्ष, अत्यंत अविश्यंती, अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली, आवाज करने वाली, परस्पर एक दूसरे से टकराती हुई गति वाली, और अत्यंत चक्कर मारती हुई, और बाष्प, बालू, धूलि और धूम से उपगत हुई वायु, इसे हम विकृत वायु कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु नैक्षर्यता, यानी कि
परावृत ऋषु पश्चिम दिशा से होना चाहिए ये। बसंत ऋतु दक्षिण तथा हेमंत ऋतु उत्तर दिशा में वायु का चलना विकृत वायु का लक्षण है। ठीक है, अगर ये जैसे कि बसंत ऋतु अगर दक्षिण में चल रही है, हेमंत ऋतु उत्तर में चल रही है, तो उसको हम विकृत वायु कहेंगे। उसी तरह से जल के विकृति का लक्षण क्या होता है? विकृत गंध होती है, उसकी गंध आएगी। जल अगर कहीं है तो उसमें गंध आएगी, वर्ण उसका बदल जाएगा, रस और स्पर्श एवं क्लेद युक्त हो जाएगा। जिसके जल को जलचर प्राणियों व पक्षियों ने त्याग दिया है वो विकृत जल होगा। अगर कोई जलचर प्राणी उसे त्याग रहा है तो कहीं ना कहीं वो जल जो है वो विकृत हो चुका है। नेक्स्ट है शुष्क होकर जलाशयों में अल्प परिमाण हो, स्वाद रहित अप्रीतिहार हो और इसे दूषित जल नष्ट गुण युक्त जल माना जाता है। विकृत देश के लक्षण: देश का स्वाभाविक वर्ण, गंध, रस और स्पर्श विकृत हो गया हो, अधिक क्लेद युक्त हो, सरीसृप, प्याल, मशक, सलभ, मच्छिका, मूषक, उल्लूका, शमशानिक, शकुनी, जम्बुक, गिद्ध, सियार आदि जंतुओं से व्याप्त तृण, गुल्म एवं लताएं अत्यधिक उग गई हों, अनेक प्रकार के पशु पक्षी समूह विचलित व दुखी होकर स्थान त्याग रहे हों, जिस क्षेत्र में धर्म, सत्य, लज्जा, आचार व शील त्याग दिए गए हों, उल्कापात, विद्युत गिरना, भूकंप आदि कारण से भूमि भयानक हो गई हो, तो ऐसे देश को हम, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? विकृत कहेंगे। विकृत काल के लक्षण क्या होते हैं? ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले जो काल होते हैं उन्हें हम विकृत काल कहेंगे। अधिक या हीन लक्षणों वाले काल को अवस्थाकर, अहित या विकृत काल माना गया है। और जनपदोद्वंश का सामान्य उपचार क्या होता है? रसायन द्रव्यों का सेवन कर लेना, जनपदोद्वंश पूर्व संग्रहित औषधियों का उपयोग करना, सद्व्रत पालन करना, आचार रसायन पालन और धर्म चिंतन आदि। कॉन्सेप्ट ऑफ व्याधिशमत्व। व्याधिशमत्व क्या होता है? परिभाषा: व्याधिशमत्व का अर्थ है शरीर की रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता। आयुर्वेद में इसे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी के साथ समकक्ष माना गया है। यह शरीर की वह क्षमता है जो रोगों को उत्पन्न होने से रोकती है या उन्हें कम प्रभावी बनाती है। मीन्स इम्यूनिटी के बारे में क्या दिया है कि देखो, मॉडर्न का ये रहा है तो व्याधिशमत्व क्या होता है? एक जो शरीर है उसके सेल्फ इम्यूनिटी जो होती है उसे व्याधिशमत्व कहेंगे। यानी कि व्याधिशमत्व का अर्थ होता है शरीर के रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है उसे व्याधिशमत्व कहते हैं। आयुर्वेद में इसे इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है और यह शरीर की वह क्षमता जो रोगों को उत्पन्न होने से रोकती है, अर्थात जब रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे कम करने के लिए खुद ही एक्शन लेती है। ठीक है। व्याधिशमत्वं व्याधि बल विरोधित्वं व्याध्युपदात् प्रतिबंधकत्वामिति यावत्। यानी कि शरीर की क्षमता जो व्याधि के बल का विरोध करती है एवं व्याधि उत्पन्न को है, यह व्याधि क्षमता कहलाती है। इसका पर्याय बल है, बल इसका जो पर्याय हो जाता है। व्याधि उत्पत्ति प्रतिरोधक शक्ति क्या होता है? रोग उत्पन्न होने से रोकने की शक्ति। व्याधि बल विरोधक शक्ति यानी कि रोग उत्पन्न हो जाए तो उसके प्रभाव को कम करने की शक्ति। नाचा सर्वाणि शरीराणि व्याधि शमित्वे समर्थानि भवन्ति। यानी कि आचार्य ने व्याधि शमत्व सभी का समान नहीं होता है, ये भी कहा है कि यह 3 प्रकार का होता है, सहज, कालज और युक्तिज। ये 3 प्रकार का व्याधि शमत्व होता है, सहज होता है, कालज होता है और युक्तिज होता है। सहज बल की उत्पत्ति के समय ही शरीर और मन को जो बल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसे सहज बल कहा जाता है। सहज बल यानी कि जो इम्यूनिटी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है उसे हम सहज बल कहेंगे, हमारी उत्पत्ति से पहले ही हमें वो मिली हुई है। कालज बल जो बल ऋतु के अनुसार अथवा उम्र के अनुसार प्राप्त होता है उसे कालज बल कहते हैं। यहाँ
हेमंत व शिशिर ऋतु और युवावस्था में उत्तम बल, वसंत व शरद ऋतु और वल्यावस्था में मध्यम बल तथा ग्रीष्म व वर्षा और वृद्धावस्था में हीन बल होता है। ये हमारे जीवन के अनुसार मिलता है हमें। जैसे कि बालक अगर है तो उसको उस प्रकार से बल मिलेगा, यानी कि उसके साथ इम्यूनिटी डेवलपमेंट होता रहता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बुढ़ापे में अलग इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है, उस तरह से। युक्तिज बल विभिन्न प्रकार के बल कारक आहार, रसायन सेवन तथा व्यायाम आदि विहार से शरीर के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसे युक्तिज बल कहते हैं। युक्तिज बल माने कि युक्ति से लगा करके कुछ किया गया उसमें। हमें कई बार बाहर से कुछ एजेंट्स दे करके इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है। कुछ आहार विहार हम ऐसा करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोविड के टाइम पे वही हुआ था कि बहुत से लोगों को बीमार हो रहे थे, बट दे वर टेकिंग सम काढ़ा or something and that was boosting their immunity and help them to cope with that COVID problem. नेक्स्ट इज आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसके बारे में क्या कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने प्रतिरक्षा को ओज के संदर्भ में वर्णित किया है। सुश्रुत ने इसे ओज भी कहा है और ओज शरीर की मूल शक्ति होती है जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। व्याधि क्षमत्व का संबंध ओज के स्तर से है। ओज की कमी ओजक्षय रोगों की संभावना बढ़ाती है। ओज के संरक्षण में शरीर स्वस्थ रहता है। इससे के ओज अभाव से प्राणियों के शरीर नष्ट हो जाते हैं। आचार्य भागवत ने सप्त धातुओं और ओज के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली को ओज और अग्नि के संतुलन से जोड़ा है। जन्म से प्राप्त होती है प्रतिरोधक क्षमता और सार्वत्रिक आहार विहार एवं औषधि के माध्यम से बढ़ाई जाती है। बल, अग्नि, ओज तीनों को स्वस्थ होना शरीर की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? स्वाभाविक कारक है। जन्मजात क्षमता सहज व्याधि क्षमता माता पिता के गुणों से प्राप्त होता है। आहार विहार, पौष्टिक आहार एवं स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की जो व्याधि क्षमता है वो बढ़ जाता है। मानसिक स्थिति, सकारात्मक मनोभाव एवं तनाव रहित जिंदगी से जीवन से प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। ऋतु और पर्यावरण, अनुकूल ऋतु और पर्यावरण व्याधि क्षमता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या आता है हमारा? इसके बाद में निष्कर्ष आएगा कि व्याधि क्षमत्व जो है उसका महत्व है रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अत्यधिक। चरक, बल और प्रतिरोध, सुश्रुत ने उसे ओज और प्रतिरक्षा कहा है। भागवत ने अग्नि और ओज का संतुलन बताया है। संक्रामक रोग एज पर आयुर्वेदा। आचार्य सुश्रुत ने व्याधि मुद्देशीय अध्याय के वर्णन में व्याधियों के भिन्न प्रकार बताए हैं। दुख व्याधियां 7 प्रकार के होते हैं। आदि बल, हेरिडिटी डिसीजेस, जन्म बल, कॉन्जेनिटल डिसीजेस, दोष बल, इमोरल डिसीजेस, संघात बल प्रवृत्ति, एक्सीडेंटल बाइट्स, अटैक ऑफ एनिमल्स। काल बल प्रकृति, यह आगंतुक रोग से जाना जाता है। दैव बल प्रवृत्ति एंड स्वभाव बल प्रवृत्ति। दैव बल प्रवृत्ति हो जाएगा हमारा विदुदश निष्कर्ता, पिशाचादिकर्ता, यानी कि संसर्गज, कॉन्टेजियस एंड स्पोरेडिक होता है। और एंड देन ओबेसिटी को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। स्थौल्य, अति स्थौल्य के कारण क्या होते हैं? अत्यधिक आहार करना, गुरु मधुर शीत एवं स्निग्ध आहार का सेवन करना, व्यायाम मैथुन ना करना, दिन में सोना, सदैव प्रसन्न चित्त रहना तथा किसी प्रकार की चिंता ना करना, ये स्थौल्य के कारण है।